अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है गुरुवार, तारीख है 2 मार्च 2023। विषय है कम हो चीन से व्यापार असंतुलन। कम हो चीन से व्यापार असंतुलन। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, जो अर्थशास्त्री हैं। चीन से लगातार बढ़ता व्यापार असंतुलन देश की एक बड़ी आर्थिक चिंता का कारण बन गया है। इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार मंथन हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 फरवरी को एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में कहा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, देश का उद्योग कारोबार भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कल पूर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। देश की बड़ी कंपनियां शोध एवं नवाचारों में भी पीछे हैं। हाल ही में 17 फरवरी को वाणिज्य मंत्रालय ने भारत चीन व्यापार के अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 10 महीनों के आयात निर्यात के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक इस अवधि में चीन से होने वाले आयात में 9% का उछाल आया है। इस अवधि में चीन को किए जाने वाले निर्यात में 34% की भारी कमी आई है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 10 महीनों के भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.91% है। इस अवधि में भारत ने कुल 83.76 अरब डॉलर का आयात चीन से किया है, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को केवल 12.20 अरब डॉलर का निर्यात किया है। भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात में चीन की हिस्सेदारी केवल 3.30% है। स्थिति यह है कि इस समय जहां दुनिया के 150 से अधिक देशों में भारत से होने वाले निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं चीन को निर्यात में लगातार कमी होती दिख रही है। पिछले कुछ सालों में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ा है, हिंसक झड़पें भी हुई हैं। फिर भी व्यापार में भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कहा कि 2004-05 में भारत और चीन के बीच 1.48 अरब डॉलर का व्यापार घटा था, जो 2013-14 में 36.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इन वर्षों में चीन से आयात भी 10 गुना से अधिक हो गया है। इन वर्षों में पूरा देश घटिया चीनी उत्पादों से भर गया और भारत बहुत कुछ चीनी सामानों पर निर्भर होता गया। उल्लेखनीय है कि चीन से आने वाले सामान में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में काम आने वाली चीज़ें, दवाइयों के कच्चे माल, दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान, पशु या वनस्पति वसा, अयस्क, लावा और राख, खनिज ईंधन, अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन, उर्वरक, रंगाई के अर्क, विविध रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक, कागज और पेपरबोर्ड, कपास, कपड़े, जूते, कांच तथा कांच के बने पदार्थ, लोहा और इस्पात, तांबा, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण, फर्नीचर आदि शामिल हैं। वर्ष 2014-15 के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित कर चीन से आयात घटाने के प्रयास हुए हैं। चीन की भारत के प्रति आक्रामकता बढ़ने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के माध्यम से देश भर में स्थानीय उत्पादों के उपयोग में वृद्धि हुई है। चीनी सामान के जोरदार बहिष्कार और सरकार द्वारा टिकटॉक सहित विभिन्न चीनी ऐप पर प्रतिबंध, चीनी सामान के आयात पर नियंत्रण, कई चीनी सामानों पर शुल्क वृद्धि,
सरकारी विभागों में यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग को लगातार प्रोत्साहन देने से चीनी सामानों की मांग में कमी दिखाई दी है। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बार बार स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार से स्थानीय उत्पादों की खरीद को बढ़ावा मिला है। यह महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 24 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता के साथ बढ़ाया जा रहा है। चीन से आयातित दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले 2 वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक PLI स्कीम की सफलता के कारण 2022-23 में अप्रैल से अगस्त के दौरान फार्मा उत्पादों के आयात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 40% की कमी आई है और निर्यात में पिछले 20 वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 3.47% की वृद्धि हुई है। पहले देश में लगभग सारे स्मार्टफोन चीन से मंगाए जाते थे, पर PLI स्कीम की बदौलत आज देश में मोबाइल सेक्टर की 200 निर्माता कंपनियां हैं। निश्चित रूप से चीनी उत्पादों को टक्कर देने और व्यापार घाटा को कम करने के लिए एक और सरकार द्वारा अधिक कारगर प्रयास करने होंगे। तो वहीं दूसरी ओर देश के उद्योग करीब कारोबार क्षेत्र के द्वारा भी चीन से प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास होंगे। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक टिप्पणी में कहा गया है कि नियामकीय और आंतरिक बाजार बाधाओं के कारण चीन के लिए भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है। भारत को बाजार पहुंच के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर चीन के साथ उठाना चाहिए। चीन से आयात के लिए भी भारत समान नियमों को लागू करने पर विचार कर सकता है। शोध संस्थान ने कहा है कि चीन सीमा शुल्क के अलावा भारत जैसे देशों के आयात के नियमन के लिए 4 प्रमुख बाधाओं का इस्तेमाल करता है। इसमें नियामकीय, आंतरिक बाजार, व्यापार रक्षा और राजनीतिक उपाय शामिल हैं। इस संस्थान ने कहा है कि उत्पादों की गुणवत्ता और मानक समस्या नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप सहित 150 से अधिक देशों को भारत निर्यात करता है। उम्मीद है कि जिस तरह भारतीय खिलौना उद्योग ने चीन से आयात में भारी कमी कर देश और दुनिया को अचंभित किया है, उसी तरह उद्योग कारोबार के अन्य क्षेत्रों में भी चीन से आयात घटाने और चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए नए अध्याय लिखे जाएंगे। फिर से देश के करोड़ों लोग स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। साथ ही देश के बाजार में चीन के वर्चस्व को तोड़ने के लिए उद्यमी और कारोबारी शोध और नवाचार को अपनाते हुए चीनी कच्चे माल और चीन से संबंधित अन्य आयातित सामानों के स्थानीय विकल्प प्रस्तुत करने की डगर पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही देश के उद्योग कारोबार जगत के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI का अधिकतम लाभ लेते हुए इसके कारगर क्रियान्वयन से चीन से आयात का प्रभुत्व कम करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। इससे चीन से आयात कम होंगे, चीन को निर्यात बढ़ेगा और चीन से व्यापार घाटे में कमी लाई जा सकेगी। इस प्रकार चीन पर भारतीय बाजार की निर्भरता कम हो सकेगी। अगला विषय है बढ़ता तापमान। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान के कारण अब जाड़े के मौसम की अवधि कम होती जा रही है। इससे
सबसे अधिक प्रभावित तो क्षेत्रों में भारत भी है। इस वर्ष फरवरी 122 सालों में सर्वाधिक गर्म फरवरी रहा। वर्ष 1901 जब से तापमान के आंकड़े उपलब्ध हैं से अब तक जो सबसे अधिक गर्म 5 फरवरी के महीने रहे हैं वे सभी बीते 14 सालों के हैं। तापमान का राष्ट्रीय औसत ऊपर जाने में मुख्य कारक उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी का बढ़ना है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में बीते एक दशक में अनेक बार फरवरी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। इसका तत्कालीन स्थानीय कारण इस इलाके में बारिश का अभाव है, लेकिन वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का भी असर हो रहा है। देश में फरवरी में बारिश औसत से 68% कम हुई, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में यह कमी 75% रही। ठंड के दिनों में कमी होने से गर्मी का मौसम बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसका प्रभाव खेती पर भी पड़ रहा है और लोगों की कार्य क्षमता पर भी। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2022 हालिया इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में एक है। पिछले 8 वर्षों से लगातार वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 80 के दशक से हर दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु समझौतों तथा अध्ययनों के सुझावों पर सही ढंग से अमल शुरू नहीं होगा तो तापमान वृद्धि इसी तरह जारी रहेगी। जहां तक भारत की बात है तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में मार्च का महीना भी सामान्य से अधिक शुष्क और गर्म रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश के अधिकतर भागों में मार्च, अप्रैल और मई में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और गर्म हवाएं चलेंगी। मार्च के मौसम के जल्दी आने की आहट पाकर केंद्र सरकार ने मंत्रालयों की एक समिति गठित की है ताकि गेहूं की पैदावार पर मौसम के असर को रोका जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले साल अधिक तापमान के कारण गेहूं की उपज कम हुई थी। केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी निर्देश भी जारी किए हैं जिन पर अमल किया जाना चाहिए। एक चिंताजनक आकलन यह भी है कि जून, जुलाई और अगस्त के मानसून की अवधि में अल नीनो का लगभग 50% प्रभाव रह सकता है, पर अधिक सही आकलन अप्रैल में ही हो सकेगा। गर्मी और लू से बचाव के साथ साथ पानी की उपलब्धता और वितरण को लेकर भी समुचित तैयारी शुरू है। अगला विषय है शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव से मुक्ति की राह। यह आलेख लिखें जगदीश रत्नानी जो है फैकल्टी मेंबर SPJIMR के। हाल में IIT मुंबई में एक दलित छात्र और पिछले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा में एक आदिवासी छात्र की आत्महत्या के हवाले से भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वंचित समुदायों के छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले केवल आंकड़े नहीं हैं बल्कि सदियों के संघर्ष की कहानियां हैं। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शिक्षा संस्थानों में सहानुभूति लाने का आह्वान किया है। इस टिप्पणी के आलोक में वर्तमान भारत में शिक्षा की स्थिति और उनकी भूमिका पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था समता, समानता, सेवा, समुदाय एवं मूल्यों के विचारों को छात्रों में भरने में कैसे और क्यों विफल रही है।
व्यवस्था में श्रेष्ठता के दावे पर भी शंका है, क्योंकि संस्थानों में बड़ी संख्या में निकलने छात्रों की क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं। छात्रों के बहुत छोटे अभिजन समूह को ही समान सम्मान से देखा जाता है। एक उदाहरण IIT का है, जिसे लेकर यह समीक्षा नहीं हुई कि उसे देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रवाह करना था, पर वह छात्रों के लिए अमेरिका जाने का जहाज का एक तरफा टिकट बन गया। अर्थशास्त्री अशोक मोदी ने लिखा है कि IIT और अन्य अभिजन संस्थानों ने शर्मनाक गड़बड़ी पैदा कर दी है। IIT से पढ़े मोदी का कहना है कि धनी भारतीय और नौकरशाह अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेजते हैं, जहां से वे या तो विदेश चले जाते हैं या अभिजात्य संस्थानों IIT और बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। उसके बाद वे सिविल सर्विस में चले जाते हैं, उन्हें निजी क्षेत्र में बड़ी नौकरी मिल जाती है या वे विदेश चले जाते हैं। इसका मतलब है कि लाखों भारतीय प्रतिभाएं गुम हो जाती हैं और हमारे बेहतरीन संस्थानों में शिक्षकों और धन की कमी हो जाती है। इसका एक उदाहरण इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यह स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकारों में जाति विशेष रूप से हानिकारक है और उसे ऐसा सामान्य मान लिया गया है कि हम अपने ही बनाए गर्त में गिरते जा रहे हैं। यही वह व्यवस्था है जिसके विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश ने बोला है, श्रेष्ठ अभिजन का विचार सहानुभूति के विचार के प्रतिकूल है। समानुभूति दूसरों के मन मस्तिष्क के दरवाजे खोलती है, इससे समझ बढ़ती है और मानवता की भावना का संचार होता है तथा वैज्ञानिकता का मूल्य समृद्ध होता है। इस प्रकार समानुभूति मशीनी विज्ञान के वर्चस्व का प्रतिकार है। यह वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय विचार के केंद्र में है। यह फ्रांसीसी बेकन के उस समझ से बहुत अलग है कि प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाना चाहिए। जिस हालिया संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश ने बोला है, उसमें सहानुभूति सामाजिक न्याय का आधार है। सेज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्शन रिसर्च के अनुसार जो समाज अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, वे सभी के लिए अच्छे होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब समाज में समानुभूति का स्तर गिरता है तो हिंसा, आर्थिक विषमता में बढ़ोतरी होती है, सामाजिक संस्थानों में अस्थिरता आने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है और शिक्षा संस्थान खराब होने लगते हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रगति बाधित हो जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ताकत नियंत्रण वृद्धि विश्वास और बढ़े होने के बारे में जिस भाषा में आम भारतीय बात करते हैं, उसमें लोगों और उनकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके बड़े नुकसान हैं। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है जो सदियों से बचना झेल रहे लोगों के दर्द को समझने से इनकार करती है। यह ऐसी कठोरता है जो भारतीय जीवन के सभी अन्य आयामों में दिखती है। ऐसे में हर तरह की हिंसा का खतरा रहता है, जो देश के अहिंसक होने के दावे का खोखलापन जाहिर करता है। ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर अधिक बहस होनी चाहिए। जिस पर चर्चा की ज़रूरत नहीं है वे हैं कुछ तात्कालिक उपाय जो समाज की तात्कालिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
जैसा कि न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में रेखांकित किया है, छात्रावास का आवंटन अंकों के आधार पर करने का कोई कारण नहीं है। परिणाम इस तरह नहीं तैयार होने चाहिए जिससे कुछ छात्रों को बुरा लगे। परिसरों या कार्यालयों के अनादर को बर्दाश्त करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह के व्यवहारों को स्पष्ट निर्देश और नेतृत्व से रोका जा सकता है। जाति और अन्य भेदभाव से संबंधित जो समस्याएं देश के सामने हैं, वे तुरंत तो हल नहीं हो सकती है, फिर भी कठोर और नियमित संदेश अवश्य मददगार हो सकते हैं। इस दृष्टि से न्यायाधीश चंद्रचूड़ का संबोधन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और लंबे समय तक इसका हवाला दिया जाता रहेगा। अगला आलेख है देश दुनिया से। विषय है अमेरिका रूस चीन के बीच बढ़ता तनाव। अमेरिका रूस चीन के बीच बढ़ता तनाव। जून 1914 में ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी, जिसकी पृष्ठभूमि में यूरोप के प्रमुख शक्तियों के बीच लंबे समय से चलता आ रहा संघर्ष था। आज उसी तरह के संघर्ष और राजनीतिक उबाल के परस्पर प्रभाव प्रतिध्वनित हो रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध तेज होने तथा अमेरिका चीन के शीत युद्ध की मानसिकता में जकड़ने के साथ हालात के पहले जैसा बनने की संभावना है। दुनिया संघर्ष और आक्रोश से उबल रही है। बस एक उकसाने वाली घटना की कमी है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और यूक्रेन में संघर्ष चिंता के विषय है। ताइवान को लेकर अमेरिका आक्रामक है। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी बीते अगस्त ताइपे आई थीं और उनके उत्तराधिकारी केविन मैकार्थी भी ऐसा करने का इरादा रखते हैं। पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी की हालिया ताइपे यात्रा से अमेरिका द्वारा ताइवान को सैन्य सहायता देने की संभावना भी बढ़ रही है, जबकि अमेरिका 1972 के शंघाई कम्युनिके में निहित एक चीन नीति के बचाव को लेकर छटपटाहट में है। आशंका है कि ताइवान की स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखने के लिए वह उसे राजनीतिक सहायता देगा। यह चीन की सीमा रेखा है और बाकी के लिए भू राजनीतिक चरम बिंदु। यूक्रेन को लेकर भी चिंता है। यहाँ बीते एक वर्ष से युद्ध जारी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रमण को लेकर नई तैयारी में है। उधर अमेरिका ने चीन को चेताया है कि यदि उसने रूस को सैन्य सहायता दी तो उसका भयावह परिणाम भुगतना होगा। चीन अमेरिका के बीच और भी कई विवाद हैं, जिससे संघर्ष के तेज होने की आशंका है। अमेरिका, चीन और रूस सामूहिक रूप से संघर्ष बढ़ाने के रास्ते पर हैं और आक्रोशित हैं, जिसे 1914 की तरह ही बहुत आसानी से भड़काया जा सकता है। यह आलेख लिखे हैं स्टीफन रोस। अगला आलेख है आपके पत्र से। विषय है राजनीति में आए शिक्षा युवा। राजनीति में आए शिक्षित युवा। विषय क्या है? राजनीति में आए शिक्षित युवा। यह आलेख लिखे हैं सुनील कुमार, जो सिवान के हैं। देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका है। भारत युवाओं का देश है। 15 से 40 साल के लोगों की काफ़ी संख्या है।
इन पर समाज व देश के विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल के युवा भटक गए हैं, जिसके कारण गलत राह पर चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार युवा नशे की लत के शिकार हो गए हैं। इनको जागरूक करने के साथ साथ जिम्मेदारी के बारे में भी बताने की आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को समाज के विकास के लिए राजनीति में भागीदारी निभानी चाहिए। इससे राजनीति का अपराधीकरण भी खत्म होगा। अगला विषय है घर में ही हो रोजगार की व्यवस्था। यह लिखे हैं टुन्नी देवी, बरबीघा शेखपुरा से हैं। बिहार में बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ के युवा रोजगार और शिक्षा की तलाश में दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को शिक्षा और रोजगार देना चाहिए। इसके लिए बिहार सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे बिहारियों को अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने की नौबत नहीं आएगी। आज बिहार में बेरोजगारी के अलावा सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। बिहार में कृषि से संबंधित उद्योगों को लगाकर किसानों की स्थिति में सुधार का प्रयास करना चाहिए। अगला आलेख है अदालत परिसर में तेंदुआ। यह आलेख लिखे हैं संतोष उत्सुक, जो एक भयंकर हैं। इन जानवरों की तमीज भी खत्म होती जा रही है, खास तौर पर तेंदुओं की। जब देखो इस या उस शहर में घूमने लगे हैं। पिछले दिनों गाजियाबाद कोर्ट में आ गया, दर्जनों बंदे जख्मी कर दिए। पहाड़ी क्षेत्रों में तेंदुओं का दुर्व्यवहार वहां के बाशिंदों, बकरियों व दूसरे जानवरों की जान लेकर भी नहीं रुकता। यह अच्छी बात नहीं है। जानवरों को शरीफों की तरह रहना चाहिए, इंसानों की तरह उदंड नहीं होते जाना चाहिए। मान लिया कि मनुष्य ने विकास जी की सोहबत में आकर अपना व्यवहार बदल दिया है। कई मायनों या मामलों में वह जानवरों से आगे निकल गया है। इसका यह मतलब तो नहीं कि तेंदुए, चीते या हाथी भी अपना व्यवहार बदल लें। अब जंगल कम रह गए हैं। जानवरों को यह मानकर कि ऐसा ही होना था, बचे खुचे जंगलों में रहना सीख लेना चाहिए। यह अधिकार मनुष्य के पास रहेगा कि जंगल उजड़े, जहाँ मर्जी बस्ती बसाए। समझ में नहीं आता तेंदुए भी क्यों शहर पहुँचने लगे हैं। उनको लगता होगा कि शहर अब जंगल है। कुछ समय पहले तेंदुआ हिमाचल स्थित हाई कोर्ट परिसर में आया। कोर्ट में उपस्थित कानून के रक्षकों को सही बात की वकालत करने वालों को इशारों में काफ़ी कुछ कह गया। पता नहीं उसका दर्द समझा गया या नहीं। अब फिर से कोर्ट परिसर में आकर तेंदुए ने अपने अधिकारों की वकालत तो की होगी, कुछ स्पष्ट संदेश देने के प्रयास किए होंगे। उसने जरूर समझाया होगा कि वह अभी भी मनुष्यों से बहुत परेशान है। उसकी अधिकृत नैसर्गिक रिहाइश पर अनधिकृत कब्जा किया गया है। तेंदुआ न्यायपालकों से कहने आया होगा कि उसके बारे में अब तो सोचा जाए, पर मनुष्यों के पास तो उसके केस को मिस हैंडल करने वाले उपाय हैं। उन्हें लगा होगा यह तेंदुआ भी किसी बदमाश की तरह डराने का तमंचा लेकर कोर्ट परिसर में घुस आया है। न्यायपसंद मनुष्यों को जख्मी कर रहा है। उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेजो। जानवर प्रकृति के प्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आना चाहिए। मनुष्य अपने मनोरंजन, पर्यटन, सैर सपाटे के लिए वन्य जीव संरक्षण पार्क, अरण्य को घुमक्कड़ी की जगह बना सकता है
उसे फर्क नहीं पड़ता कि इससे वन्य जीवों के स्वाभाविक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। पर्यावरण कार्यालय सिर्फ एक भवन का नाम है जहां से विज्ञापन दिए जाते हैं। आदमी का चित्रण तो निरंतर विकसित होते हुए बदलते रहना है। अधिक भ्रष्टाचारी, बेईमान, चतुर, स्वार्थी होते जाना है। यह गुण यदि जानवर ग्रहण कर लेंगे तो सृष्टि का क्या होगा? यह सकारात्मक बदलाव तो नहीं होगा। तेंदुआ निश्चित ही फरियाद नहीं, फसाद लेकर आया होगा। अगला आलेख है मनुष्य में चैतन्य है। मनुष्य में चैतन्य है। मनुष्य में चैतन्य है इसलिए वह कह पाता है कि मैं वही हूँ। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। वह सबसे महान कर्म जो परमात्मा को पाना है वह भी कर सकता है। अपनी शक्ति की बदौलत ज्ञान हो चाहे न हो, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी नहीं है, बोलकर परमात्मा को पाएगा। कोई अस्वस्थ है, कुछ अधिक मेहनत भी नहीं कर सकता है, कर्म नहीं करने से वह परमात्मा को नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। तुम लोग व्यक्तिगत जीवन में देखते हो। मान लो तुम्हारे एक बेटा है, लिखना पढ़ना नहीं सीख सका, बेचारा, उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। क्या तुम उस बेटे को प्यार नहीं करते हो? ठीक ऐसे ही जिसे ज्ञान नहीं है अथवा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वह भी परमात्मा को पा सकेगा। परमात्मा के प्रति प्रेम रखने से ज्ञान हो गया। यह बात तुम हमेशा याद रखना कि जहाँ भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो तुम्हारे जो बेटे काफ़ी लिख पढ़ गए अथवा काफ़ी मेहनती भी हैं, मगर तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, तो तुम उसे नापसंद करोगे ना। याद रखो, परमात्मा के लिए जिन में भक्ति है उनमें सब कुछ है, वे सब कुछ पाएंगे। एक बात याद रखना, किंतु उसे याद रखने के लिए दो बातें याद रखनी है। कभी कोई अन्याय, पाप का समर्थन नहीं करोगे, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। यह एक बात हुई। दूसरी बात है, खाने, सोने, स्नान करने का अगर समय न मिले, किंतु पूजा ठीक से होनी चाहिए। दोनों समय की पूजा आवश्यक है, चाहे 24 घंटे हो। काम में थोड़ा सा समय मिल गया, थोड़ी सी फुर्सत मिल गई, उसमें क्या करोगे? पहले पूजा। थोड़ा और समय मिल गया तो क्या करोगे? स्नान। पूजा भी और थोड़ा सा और समय मिल गया तो थोड़ा सा विश्राम भी कर लोगे। विश्राम कर लेने से मनुष्य और अधिक मेहनत कर सकता है। अधिक काम करते करते थकावट आ जाती है और कुछ अधिक समय मिल गया तो विश्राम भी, स्नान भी, पूजा भी और थोड़ा सा खा भी लोगे। अर्थात खाना बहुत पीछे है। इसी तरह चलोगे तो तुम लोगों की जयकार होगी, कल्याण होगा। इसी के साथ संपादकीय प्रभात समाप्त होता है आज का।